जी, इस दफ़ा तो आपका लॉन्ग ग्रैंड वीकेंड हो गया सबका। अच्छा, 2 मिनट ये और भी बच्चे जॉइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं तब तक आपसे बात करूँगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एब्ज़ॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो की थी। एब्ज़ॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वो टॉपिक हमारा कवर हो गया था, अब उसकी सिर्फ़ एंट्रीज़ रहती थी जो हमने करनी है। तो हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ डेटा मैंने यहाँ पर अज़्यूम किया है एंट्रीज़ करवाने के लिए। इस डेटा में जी, इस डेटा में मैंने कुछ बजटेड इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ एक्चुअल स्टैट्स हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बजटेड ओवरहेड्स बेटा मैंने इसमें कंसिडर किए हैं रुपीज़ 10,000 रुपीज़ के, और बजटेड एक्टिविटी लेवल हमारा 5,000 यूनिट्स था। एक्चुअल डेटा हमारे पास आ रहा है कि एक्चुअल में हमने डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट हमारी इनकर हुई है, वो 50,000 रुपीज़ है, और जबकि हमारी जो एक्चुअल इस तरह एक्चुअल जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी है, वो हमारी लग गई है 35,000 रुपीज़ की, और जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स जो इनकर हुए हैं, वो हुए हैं 13,000 रुपीज़ के, और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो स्टूडेंट्स हमारा लगा है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल वो 5500 यूनिट्स है। सो ये डाटा हमारे पास है, जिसको हमने यूज़ करके तो इसको आगे अप्लाई करना है। 3 अकाउंट्स हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट है, और अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट है। जो कि यहाँ पे 3 टी अकाउंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिनकी बेस पे हम अपनी सारी जो वर्किंग है वो आगे हम लोग लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस हमारे प्रोडक्शन फेज़ को कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस में हमारी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हमारी क्या आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारी क्या आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट, यानी कि आपकी सारी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? इसके साथ-साथ जो हमारे जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये दोनों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर शामिल है। ये सब चीज़ें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये करना है, इसके बाद नीचे, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, इसके अंदर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। इसके अंदर हमारी कौन-सी कॉस्ट आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो सारी आएगी। उसमें हमारी डायरेक्ट मटेरियल भी हैं, डायरेक्ट लेबर भी हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, और इसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आएँगे, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे एब्ज़ॉर्ब्ड आएँगे। प्रोडक्शन ओवरहेड स्टूडेंट्स हमारे कौन से आएँगे? एब्ज़ॉर्ब्ड, एक्चुअल नहीं आते।
ओवरहेड्स हमारे एक्चुअल नहीं आएंगे, ओवरहेड्स कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं ओवरहेड्स हमारे एब्जॉर्ब्ड आ रहे होते हैं। ओवरहेड्स हमारे कौन से आ रहे होते हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ रहे होते हैं। गॉट इट जी? ओवरहेड्स कौन से आ रहे होते हैं हमारे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चार्ज करेंगे। इसके बाद अगली चीज जो इसमें आती है वो ये है कि जी हमारे अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट है। प्रोडक्शन ओवरहेड में सिर्फ हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे, और फिर हमारे पास अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट है। फिर ये हमारे पास एक अकाउंट जो है वो बनेगा। इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें OAR निकालेंगे। OAR हमारे पास ओवरहेड्स हैं जी 10,000 रुपीज के, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल 5,000 यूनिट्स। तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, शाबाश हसान, 2 पर यूनिट निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर OAR हमारे पास 2 पर यूनिट निकल आया बजटेड डेटा पे। अब यहाँ पर हम लोग इसका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी निकालें। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की तरफ आते हैं, पहले हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। देखें, हमारी डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब ये कि हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाएगा। तो डेबिट क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे अगेंस्ट डायरेक्ट मटेरियल, अगेंस्ट डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 50,000 है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 से, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 से। और अब हम इसमें करेंगे मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट। लेकिन मैं मटेरियल अकाउंट यहाँ पे नहीं बना रहा, उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी हम लोग मटेरियल में उसकी एंट्री कर चुके हुए हैं। अब उसकी एंट्री दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पुराना ही वो है, इसलिए इसको दोबारा नहीं मैं इसकी एंट्री पास की मैंने यहाँ पे, इस वजह से मटेरियल का टी अकाउंट नहीं बनाया। अब अगली चीज इसके अंदर आती है हमारा डायरेक्ट लेबर। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएंगी विद 35,000। इसी तरीके से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज होंगे। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होगा अगेंस्ट डायरेक्ट कैश बैंक या पेबल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो 20,000 हमने ये इसमें चार्ज कर दिया। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई चीज इसमें नहीं क्लियर तो बता दें। अच्छा, अब आते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड्स की तरफ। हमने अपनी प्राइम कॉस्ट तो चार्ज कर दी, लेकिन इसके अंदर हमारे ओवरहेड्स भी आएंगे, लेकिन ओवरहेड्स कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आएंगे। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 5500 यूनिट्स इनटू OAR 2 पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बन जाएंगे ₹11,000। हमारे ओवरहेड्स कितने बन जाएंगे? ₹11,000। ये हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
स्टूडेंट्स इन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बेस पे हम पहली एंट्री पास करेंगे और फर्स्ट एंट्री विल बी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट with rupees 11,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट विद रुपीज 11,000। क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो ओवरहेड्स चार्ज होते हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं, एक्चुअल नहीं होते। इसी वजह से तो हम अनएडजस्टेड जीपी में फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो कौन से ओवरहेड्स होते हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो ये हम लोगों ने इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इसकी एंट्री कर दी। अब ये याद रहे कि ये एंट्री हमने किससे पास की है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये एंट्री हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से पास हुई। अब लेकिन हमें हमारी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का पता चल गया कब? पीरियड एंड के ऊपर, कि हमारी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 13,000 रुपीज की इनकर हुई है। अब जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं। अगर ये आपको कभी भूल जाए कि हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्चुअल ओवरहेड्स आते हैं या क्रेडिट साइड पर आते हैं, यानी कि अक्सर कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल ओवरहेड्स किस। जी, समटाइम्स ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल ओवरहेड्स और जो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं वो किस साइड पर आएंगे। इस हवाले से एट टाइम्स जो है वो हमें कभी कभार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है कि वो हमें डाउट होता है। तो उसका हल, उसका जो है सोल्यूशन वो ये है कि आप इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री अपने जहन में ले आए। इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, इसकी एंट्री क्या होती है? जब आपको ये एंट्री याद आ जाए कि इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, तो आप ऑटोमेटिकली इसको जो है वो वेरीफाई कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे कि एक्चुअल ओवरहेड्स किधर आना चाहिए। अब इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन की एंट्री होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट होता है और मटेरियल का अकाउंट क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। मटेरियल का अकाउंट क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। तो ये इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं इस सारी चीज को। जी स्टूडेंट्स, गॉट इट और नॉट? यस और नो? ओके हो गया। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे इस साइड पर आएंगे और एक्चुअल ओवरहेड्स हैं हमारे 13,000। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है? इसमें अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आए, अगर इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पर आएगी तो वो बैलेंसिंग फिगर ओवर एब्जॉर्ब कहलाएगी। इसमें तो नहीं हुई, लेकिन अगर वो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो वो फिर अंडर एब्जॉर्ब कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2000 से अंडर एब्जॉर्प्शन आ रही है। अब आ रहा है इस अंडर एब्जॉर्प्शन का डुअल इफेक्ट इसके अपने अकाउंट में आएगा। प्रोडक्शन अंडर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट का डुअल इफेक्ट इसके अपने अकाउंट में आएगा। तो इसमें हमारी अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है, ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। क्योंकि अगर अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आ रही है तो ज़ाहिर है उसका डुअल इफेक्ट उसके अपने अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। उसका डुअल इफेक्ट उसके अपने अकाउंट में किधर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा।
जी, इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो? और इसकी बेस पे हमारी एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री। अंडर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट डेबिट, ₹2000। और प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट ₹2000 से क्रेडिट। ये हमारी सेकंड एंट्री बनेगी। स्टूडेंट्स, अब हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कहाँ सेटल डाउन करते हैं? एसपीएल में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में। तो हम ये 2000 का जो बैलेंस है इसको एसपीएल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे। क्योंकि हम जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है उसको कहाँ पे बैलेंस करते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं? अपने अनएडजस्टेड जीपी में से। तो ये एसपीएल अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने यहाँ ये 2000 क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। एसपीएल में हमने क्या कर दिया? 2000 रुपीज को ट्रांसफर कर दिया। तो हमारी एंट्री बनेगी, थर्ड एंट्री विल बी लाइक एसपीएल अकाउंट डेबिट। एसपीएल में ये एज एक्सपेंस जा रहा है, इसीलिए डेबिट हो रहा है, 2000 से डेबिट। और अंडर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट अंडर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट ₹2000। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों में, इन दोनों एंट्रीज की बेस पर एक फाइनल एंट्री पास होगी। देखो, अंडर एब्जॉर्ब्ड एक बार डेबिट हो रहा है, फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड एक बार क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से। तो जो फाइनल एंट्री हमारे पास अंडर एब्जॉर्प्शन की बनती है, अंडर एब्जॉर्प्शन की जो फाइनल एंट्री हमारे पास आती है वो ये है, एसपीएल अकाउंट डेबिट। अब ये एग्जाम्स में जो अक्सर एंट्री टेस्ट होगी वो ये वाली है, ये जो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड और थर्ड एंट्री का नेट है जिससे ये एंट्री पास होती है। तो ये ₹2000 से क्रेडिट हो जाए। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसको कॉपी ना करें, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। अब ये देखें, हमारे ये सेकंड और थर्ड टी अकाउंट तो बैलेंस है। अब जैसी हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो हमें क्या मिलेंगी? फिनिश गुड्स। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जब कंप्लीट होता है तो फिनिश गुड्स आ जाती है। फिनिश गुड्स क्या होगा? इन सब वैल्यूज का टोटल अगर हम कर लें तो वो हमारी फिनिश गुड्स की वैल्यू बने। इन सब वैल्यूज को अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास बनती है 1,16,000। ये हमारी फिनिश गुड्स की वैल्यू होगी। इसकी बेस पर हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर 4। फोर्थ एंट्री हमारी होगी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा आसान। ये हमारे टोटल प्रोडक्शन जो हमने की है ये उसका बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा जब इसमें से हमारी क्वांटिटी बिक जाएगी, और देन जो हमारे पास बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। जी, इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? ये हमने फोर्थ एंट्री पास कर दी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इन केस
अगर इन केस हमारी कोई ओवर एब्जॉर्प्शन हुई होती, अगर हमारी कोई ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है तो फिर हमारी जो सेकंड एंट्री है वो ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में अंडर की बजाय ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट होता 2000 से और ओवर एब्जॉर्ब्ड अकाउंट क्रेडिट होता, क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन आपके लिए इनकम होती है और इनकम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। और चूंकि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एसपीएल में सेटल होती है तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन एसपीएल में क्या हो रही होती है, अनएडजस्टेड जीपी में ऐड हो रहा होता है, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा होता है। तो ये जो बैलेंस 2000 आ रहा है, हम इसको लिखेंगे एसपीएल अकाउंट क्रेडिट विद ₹2000 और इसकी बेस पे आप एक फाइनल एंट्री पास करते हैं जो कि इन दो एंट्रीज के नेट से बनती है और ये हमारी फाइनल एंट्री है जो ओवर एब्जॉर्प्शन के हवाले से एग्जाम में टेस्ट हो सकती है। और ये एंट्री है क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट विद ₹20,000 और एसपीएल अकाउंट क्रेडिट विद ₹2000। फर्स्ट और फोर्थ एंट्री हमारी वही रहेगी। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है तो ओवर एब्जॉर्प्शन से सिर्फ सेकंड और थर्ड एंट्री पे फर्क पड़ेगा। सिर्फ सेकंड और थर्ड एंट्री पे ओवर एब्जॉर्प्शन से फर्क पड़ता है। जी, गॉट इट और नॉट, यस और नो? एनीवन जी, अगर किसी को नहीं क्लियर तो बता दें। चलें, अब ये जो आगे एंट्रीज आ रही हैं ये एग्जैक्टली वही हैं जो हमने की हैं अभी। इनको आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, ये सारी एंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं। जो हमने अभी भी की हैं एंट्रीज ये वही हैं। वेरी गुड हसान, अच्छा किया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर के एमसीक्यूज किए हैं? जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एमसीक्यूज करनी है आप लोगों ने?
काइंडली रिप्लाई तो करें। चलें, ये होमवर्क है, मंडे को हमारी क्लास होनी है, मंडे को हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जी मैंने मंडे का बोला था, लेकिन अब वो मंडे को क्लास ही नहीं हुई, लेकिन स्टिल अगर मैंने बोला भी था तो इसका मतलब था कि वो जिस दिन भी क्लास होगी उस दिन डिस्कस होगा। खैर कोई बात नहीं, अपकमिंग मंडे तक आप करें। मुझे ये बताएं, हमने ओवरहेड्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हुए हैं? अच्छा नहीं, चलें आप तो वो एंट्रीज वाले हो जाएंगे ना। मतलब मुझे ये बताएं कि मैंने आपके साथ ओवरहेड्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे या नहीं? यस और नो? ठीक है, अब इसका मतलब है कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के एमसीक्यूज रहते हैं, वो फिर आपका होमवर्क है। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के सिर्फ एमसीक्यूज रहते हैं, वो अब आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने करके आने हैं। ओके हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा जी, नमाज की ब्रेक कर लें 10 मिनट्स, फिर यहीं से शुरू करते हैं। जी आप लोग आ गए हैं वापस नमाज से? अच्छा, हम लोग अब ये एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, इस पे हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, आसान सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोशिश करते हैं कि ये आज ही वाइंड अप हो जाए। सुने स्टूडेंट्स, बिजनेस दो किस्म के होते हैं। कुछ जो हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, और इसी तरह से कुछ हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। यानी कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं और कुछ क्या हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बिजनेस की दो कैटेगरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं उनमें फिर दो कैटेगरीज हैं। कुछ वो हैं जो स्टैंडर्ड गुड्स बनाते हैं, और कुछ वो हैं जो नॉन स्टैंडर्ड गुड्स बनाते हैं। अब हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्या फर्क है। स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक जैसी, उसमें स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, स्टैंडर्ड स्पेक्स को हमने जेन में रखते हुए वो प्रोडक्ट हमने बनाई है, और वो हर कस्टमर के लिए एक ही जैसी है, और उसकी प्राइस भी हर कस्टमर के लिए सेम है। जाहिर है जब उसके फीचर्स एक हैं तो जाहिर है उसकी प्राइस भी सेम होगी, सारा सब कस्टमर्स के लिए एक जैसी प्राइस होगी। तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड गुड। जैसे आप मार्केट से पिकासो का कोई बॉल पेन ले लेते हैं 10 रुपए का। अब वो जो पिकासो जो बॉल पेन में आपको 10 रुपीज में जो बॉल पेन आपको दे रहा है पिकासो कंपनी, वो तमाम कस्टमर्स के लिए एक जैसी प्रोडक्ट, यानी कि उसको डोनाल्ड ट्रंप भी जाके खरीदेगा तो वो वही क्वालिटी का, उसी क्वालिटी का बॉल पेन उसको 10 रुपीज का मिलेगा। कोई रशीद जाके खरीदेगा तो उसको भी वही बॉल पेन उसी प्राइस पे 10 रुपीज का सेम क्वालिटी का मिलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। हम मार्केट से कोई मोबाइल खरीदते हैं तो वो भी एक स्टैंडर्ड गुड है। कोई भी कंपनी है, सैमसंग है, आईफोन है, कोई भी कंपनी है, उसने वो मोबाइल फोन बनाया, उसने उसके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर्स रखे हैं।
और वो मोबाइल फोन उन स्पेसिफिक फीचर्स की बेस पर बना और वो उसकी एक स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है और वो उसी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के ऊपर हर कस्टमर को मिल रहा है और हर कस्टमर को सेम मोबाइल सेम फीचर्स के साथ एक स्टैंडर्ड प्राइस पे अवेलेबल है, तो वो एक स्टैंडर्ड गुड है। आपने मार्केट से एक नोटबुक परचेज की, तो वो जो नोटबुक आपने ली है, लेट सपोज के बुक शॉप वाला आपको 200 की देता है नोटबुक, तो उसकी स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो 200 ही है हर एक के लिए और उस नोटबुक की जो क्वालिटी है वो भी स्टैंडर्ड है, सब कस्टमर्स के लिए एक जैसी, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फर्क नहीं है। तो स्टैंडर्ड गुड है जो सबके लिए बन रही है, वो क्या है? एक स्टैंडर्ड गुड। इसी तरीके से आप मार्केट से जाके कोई पिज्जा परचेज करते हैं या कोई बेकरी आइटम आप खरीदते हैं, तो वो बनी बनाई मार्केट में उस बेकरी पे पड़ी हुई है और उसकी एक स्टैंडर्ड प्राइस है, उसको कोई भी कस्टमर खरीदेगा उसी प्राइस पर मिलेगी, तो वो एक स्टैंडर्ड गुड है। अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड गुड्स भी होती हैं। नॉन स्टैंडर्ड गुड स्टूडेंट्स वो होती हैं जो पहले से बनी बनाई मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। आप अपनी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं और देन वो प्रोडक्ट आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बनाकर आपको दी जाती है। यानी कि आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई, फिर वो उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाकर आपको दी जाएगी, तो ये कहलाएगी, ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड गुड कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी? नॉन स्टैंडर्ड गुड्स। यानी कि हमने स्पेसिफिकेशंस बताई और फिर वो प्रोडक्ट उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बन रही है, तो ये कहलाएगी नॉन स्टैंडर्ड गुड। यानी कि वो पहले से बनी बनाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं। जैसे हम कोई फर्नीचर आइटम बनवाएं, जब हम कोई फर्नीचर आइटम बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वुड बताते हैं कि जी हमें फर्नीचर बनाना है इस वुड का, इसके अंदर फॉर्म यूज करना है इस कंपनी का, इतने इंच का फॉर्म उसमें इस्तेमाल हो और उसके ऊपर जो फैब्रिक आपने कवर करना है वो फला फैब्रिक की कैटेगरी, हम उसको बताएंगे जी ये वाला फैब्रिक आप इसके ऊपर यूज करें और इसके ऊपर ये डिजाइन करवाएंगे वुड के ऊपर। तो ये जो हम स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं वो फर्नीचर वाली कंपनी उस डिजाइन के मुताबिक जो हमने उसको बताया उसके मुताबिक वो फर्नीचर तैयार करके देगी। तो ये क्या है? ये एक नॉन स्टैंडर्ड गुड है, क्योंकि ये पहले से स्टैंडर्ड मार्केट में इस तरह से अवेलेबल नहीं है। आप अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो चीज तैयार करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड गुड है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक टेलर को सूट देते हैं सिलवाने के लिए, शलवार कमीज आप एक देते हैं कि जी एक टेलर को, यार ये एक सूट है ये सी दें। वो टेलर कहता है जी मैं 1200 रुपया पर सूट स्टिचिंग लेता हूँ। पर सूट क्या स्टिचिंग लेता हूँ? 1200 रुपीज। अब उस 1200 रुपीज में सिर्फ सूट सिलेगा और आपको पेमेंट होगी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यानी कि वो आपको कह रहा है कि जी ये सूट की स्टिचिंग के बदले मैं आपको कितना चार्ज करूंगा? 1200 रुपीज। इसके स्टिचिंग चार्जेस हैं ये। अब ये नॉन स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? जैसे आप सूट के ऊपर कोई डिजाइनिंग करवा लें, जैसे कोई आप एम्ब्रॉयडरी करवा लें, ठीक है। अब अगर दो कस्टमर्स एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं तो जो कस्टमर जैसी एम्ब्रॉयडरी करवाएगा उस हिसाब से उसके फी, उसको पैसे बताए जाएंगे कि ये अगर एम्ब्रॉयडरी आपने करानी है तो ये इतने पैसों में होगी, अगर ये वाली एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहते हैं तो ये इतने पैसों में होगी। तो ये जो चीज हम इसमें देख रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी के जो सारे रिस्पेक्ट टू एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप करवाएंगे, जिस टाइप की एम्ब्रॉयडरी आप करवाएंगे, उस टाइप के आपसे चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे। तो ये नॉन स्टैंडर्ड गुड्स में आ जाती है बात। ये चीज किस में आ जाती है? नॉन स्टैंडर्ड गुड्स में आ जाती है, क्योंकि आप एम्ब्रॉयडरी जैसी डिजाइनिंग करवा रहे हैं उस नॉन स्टैंडर्ड गुड है। मैंने आपको एक फर्नीचर की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको एक टेलर की एग्जांपल दी। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जिस तरह आप कह लें कंस्ट्रक्शन कंपनी की एग्जांपल ले। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई बंदा है जो घर वगैरह की
कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक हसान साहब हैं, ठीक है, वो कोई घर बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने लेट्स सपोज कि आपकी क्लास में जो तारिक साहब हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, सॉरी जी, आई थिंक सिग्नल्स ड्रॉप हुए। अच्छा, अब तारिक साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं जो घर वगैरह बनाते हैं, घर बनाने के ठेके लेते हैं और इस तरह से। अब आपकी क्लास में से हसान साहब ने तारिक साहब से कहा कि जी मुझे एक घर बनवाना है, ये मेरा एक प्लॉट का 1 कनाल का प्लॉट है, तो मुझे इस 1 कनाल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवानी है और ये इसकी ड्राइंग्स हैं, ये इसका नक्शा है जिसके मुताबिक मुझे घर बनवाना है, ठीक है। इसी तरह अब आपकी क्लास से कमर साहब चले जाते हैं, वो तारिक साहब के पास कहते हैं जी 1 कनाल का प्लॉट मेरा भी है और ये उसकी ड्राइंग्स हैं, इसके मुताबिक मुझे भी घर बनवाना है। अब मुझे एक चीज बताएं कि हसान साहब जो घर का नक्शा लेकर आए हैं और जो कमर साहब घर का नक्शा लेके आए हैं, वो जो ड्राइंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। घर की जो दोनों के घर की जो ड्राइंग्स हैं वो सेम नहीं है, उनमें फर्क होगा, वो डिफरेंट होंगी। वो डिफरेंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन, वो विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स, विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो उसके अंदर फैसिलिटीज हम लेकर आ रहे हैं उसमें फर्क होगा। तो अब तारिक साहब इन दोनों को सेम पैसे नहीं बताएंगे कि आपका घर इतने में बनेगा, फलां का घर इतने में बनेगा, नहीं, वो सेम पैसे नहीं बताएंगे। वो हसान साहब को उनके घर के पैसे, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ड्राइंग्स के मुताबिक बताएंगे। इसी तरह कमर साहब को उनके घर के डिजाइन और उनकी ड्राइंग्स के मुताबिक उनको पैसे बताएंगे कि आपका घर इतने पैसों में तैयार हो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड गुड है। ये क्या है? ये एक नॉन स्टैंडर्ड गुड्स के केस में ऐसा होता है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड गुड्स के केस में हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से क्या है? मुख्तलिफ है। जब हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से मुख्तलिफ है, जब हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से क्या है? मुख्तलिफ है, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी सेम नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी चेंज होगी। तो ये एक मैंने आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टैंडर्ड भी होती है और नॉन स्टैंडर्ड भी होती है। इसी तरीके से सर्विसेज भी 2 किस्म की हैं, कुछ सर्विसेज स्टैंडर्ड होती हैं और कुछ सर्विसेज नॉन स्टैंडर्ड होती हैं। जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड सर्विसेज, ठीक है, तो स्टैंडर्ड सर्विसेज में जैसे आप ये ले लें, आप पिफा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पिफा को आप एक स्टैंडर्ड फी पे करते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट आ जाए, मुझे नहीं पता क्या फी है पर पेपर। फॉर एग्जांपल अगर पिफा आपको पर पेपर फीस चार्ज करता है 7,000, तो वो 7,000 हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी शहर का है, कहीं से का भी है, कोई भी है, उसने अगर ये पढ़ना है पेपर तो उसकी 7,000 रुपीज फीस है। 7,000 रुपीज क्यों फी है? क्योंकि जो पढ़ाने का प्रोसीजर है, जो कोर्स प्लान है वो स्टैंडर्ड है, कोर्स गाइड स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो इसलिए उसके चार्जेस भी स्टैंडर्ड है। तो ये एक स्टैंडर्ड सर्विस है, ठीक है। आप यहाँ से लाहौर से डाइवो में बैठ के इस्लामाबाद जाते हैं, तो आप लाहौर से इस्लामाबाद वाली किसी भी बस में बैठ जाएं, वो 3.5 आवर्स में आपको इस्लामाबाद पहुंचाएगी, 3.5 घंटों। वो 3.5 आवर्स में आपको इस्लामाबाद पहुंचा देगी, किसी भी टाइम की बस में बैठ जाए। और वो उसने एक ही जगह पे जो भी उसका स्टे का है, वहां उसने स्टे करना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जो रिफ्रेशमेंट वो एक आम बस देती है, वही रिफ्रेशमेंट आपको भी मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सर्विस है। जी एग्जैक्टली
तारिक साहब जैसे डॉक्टर्स की फीस स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, आप डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाते हैं तो क्लिनिक पे डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन फी जो चार्ज करता है वो स्टैंडर्ड है, वो हर कस्टमर से, हर पेशेंट से सेम फी लेता है क्योंकि सर्विस स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ये जैसे ये स्पीडो बस सर्विस चल रही है या मेट्रो चल रही है तो ये स्टैंडर्ड सर्विस है, तो इसलिए हर कस्टमर से, हर पैसेंजर से सेम किराया चार्ज हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड सर्विस है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं वो उसके हॉस्पिटल्स में जो वार्ड बेड के चार्जेस होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। वो वार्ड बेड के चार्जेस स्टैंडर्ड इसलिए होते हैं कि जो जो फैसिलिटी या आपके साथ वाले बेड बेड के पेशेंट को मिल रही है वही सारी फैसिलिटीज आपको भी मिलेंगी। जितनी एसी की हवा या और डॉक्टर की ट्रीटमेंट जैसे तवज्जो उसको मिल रही वैसी आपको भी होगी, ठीक है। इसी तरीके से हसान बात को सुनो, अब कुछ सर्विसेज नॉन स्टैंडर्ड भी हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज में जैसे आप ये उबर क्रीम की सर्विस लेते हैं, आप उबर करवा लेते हैं, कोई राइड बुक करवाते हैं या आप क्रीम के थ्रू कहीं जाते हैं, तो वो जिस जगह से आपको पिक करता है और जहां पे वो आपको ड्रॉप करता है उसके हिसाब से, और फिर जिस रूट से आप उसको लेके जाते हैं वो उस हिसाब से आपको उसके चार्जेस बताता है। यानी कि ये नहीं कि कोई भी बंदा राइड करवाएगा तो सेम पैसे ही हर एक से लिए जाएंगे, नहीं। जैसी उसकी डेस्टिनेशन है और जो उसका पिकअप पॉइंट है वहां से उसकी डेस्टिनेशन तक के जो भी चार्जेस बनते हैं वो आप उससे लेंगे। नहीं नहीं तारिक साहब, ये नहीं कार एसी और नॉन एसी वाले बात नहीं। देखो अगर हम बात करते हैं जैसे आप रेलवे में या इसमें रेल रेल में ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं या एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें होती है बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, वीआईपी क्लास, इस तरह से एक फर्क होता है। तो उस फर्क के चार्जेस लेकिन स्टैंडर्ड है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने वीआईपी क्लास में ट्रैवल करना है तो आप पेमेंट करें, गो फॉर इट, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना है तो आप जाएं जी इकोनॉमी क्लास की पेमेंट करें, उसमें ट्रैवल करें, उसके चार्जेस स्टैंडर्ड है, यानी कि ये स्टैंडर्ड सर्विस में आएगा। तो एसी नॉन एसी का मसला नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सर्विस में हमेशा सर्विस स्टैंडर्ड होगी, जबकि नॉन स्टैंडर्ड सर्विस वो होती है जिसमें हर सर्विस दूसरी सर्विस से मुख्तलिफ होगी। जैसे देखें ना, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से अपने घर से एक राइड बुक की है कलमा चौक तक की, ठीक है, एक डेस्टिनेशन लगाई है कि जी कलमा चौक तक की, या पिफा सेंटर की मैंने डेस्टिनेशन लगाई है, तो अब जाहिर है कि मुझे फर्ज करें कि आज जो किराया बना है वो बना है तकरीबन कोई लेट्स सपोज 100 रुपीज चार उसका फेयर बना है। अब मैंने पिफा से वापस अपने घर की डेस्टिनेशन लगाई है तो अब दोबारा जरूरी नहीं 100 रुपया बनेगा, 100 से कम भी बन सकता है, 100 से ज्यादा भी बन सकता है। इसका मतलब है कि मेरे हर जर्नी के हिसाब से मेरा फेयर होगा, जबकि डाइवो जो आपको सर्विस दे रही है, स्पीडो जो दे रही है वो स्टैंडर्ड सर्विस है, इसलिए उसका चार्ज भी स्टैंडर्ड है। अब ऑडिट फर्म्स जो हैं, ऑडिट फर्म्स जो सर्विसेज देती हैं वो नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज। अब ऑडिट फर्म ने हर क्लाइंट पे करना यही होता है कि हर क्लाइंट के जाके अकाउंट्स वेरीफाई करने हैं कि इस क्लाइंट ने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं। अगर तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं तो वो उसको वेरीफाई कर देंगे, रिपोर्ट दे देंगे कि जी इस कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो वो इसके ऊपर रिपोर्ट दे देंगे कि जी ये अकाउंट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बने हुए। अब हर क्लाइंट पे जाके करना उन्होंने यही है, लेकिन हर क्लाइंट से वो अपनी ऑडिट फी सेम चार्ज नहीं करते। किसी क्लाइंट से किसी क्लाइंट से किसी क्लाइंट को किसी क्लाइंट का ऑडिट 3 दिन का है, किसी क्लाइंट का ऑडिट हफ्ते का है, किसी क्लाइंट के ऑडिट पे उन्हें 15 दिन लगते हैं, किसी क्लाइंट के ऑडिट पे उन्हें 1 महीना लगता है, किसी क्लाइंट के ऑडिट पे एक 3 महीने लग जाते हैं, किसी क्लाइंट के ऑडिट पे 6 महीने लगते हैं,
किसी क्लाइंट के ऑडिट पे पूरा साल लगता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसपे एक अकेली फर्म ऑडिट ही नहीं कर सकती, 2-3 फर्म्स मिलकर ऑडिट करती हैं। किसी क्लाइंट पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी क्लाइंट पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, किसी क्लाइंट पे आपको सिस्टम बेस्ड अप्रोच लगानी पड़ती है, किसी पे आप जो है वो अपनी मैनुअल अप्रोच के थ्रू ऑडिट कर रहे हो। तो हर क्लाइंट के ऑडिट प्रोसीजर्स वेरी करते हैं, ऑडिट टू ऑडिट, क्लाइंट टू क्लाइंट। इसलिए ऑडिट फर्म सबसे एक जैसे पैसे चार्ज नहीं करती, सबसे इक्वली पैसे चार्ज नहीं करती, अलग अलग जैसा क्लाइंट है उसके मुताबिक उससे पैसे चार्ज करती। ये नॉन स्टैंडर्ड सर्विस है। ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड सर्विस। इसी तरह ये जो माइंस में जो लोग काम करते हैं, अब आप कहते हैं जी ये माइन है, इसके अंदर डिगिंग करनी है, तो अब वो स्टैंडर्ड चार्जेस नहीं होंगे, माइन के हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो उस रोड के हिसाब से, उसकी लोकेशन, उसके एरिया के हिसाब से उस रोड के कंस्ट्रक्शन चार्जेस होंगे। ये एक नॉन स्टैंडर्ड सर्विस है। प्लम्बर को आप बुला लेते हैं, कोई सैनिटरी वर्क करना है, तो प्लम्बर ये थोड़ी कहेगा कि जी 5,000 रुपए में सैनिटरी का काम करवा लें। वो तो आएगा, काम देखेगा, फिर वो बताएगा कि ये जो काम आप करने को दे रहे हैं, ये काम मैं कितने पैसों में कर दूंगा। काम की नेचर के मुताबिक पैसे चार्ज करेगा। आपका मोबाइल खराब हो जाता है, आप मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए चले जाते हैं फी सेंटर, ये मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसकी रिपेयरिंग करवानी है, तो वो मोबाइल रिपेयर करने वाला मोबाइल का फॉल्ट देखकर फिर आपको बताएगा कि आपका मोबाइल कितने पैसों में ठीक हो। यानी कि ये नहीं होगा कि वो बाहर उसने लिख के लगाया होगा 500 रुपए में मोबाइल ठीक कराएं, ये नहीं होगा। वो मोबाइल का प्रॉब्लम देखेगा, फिर उसको ठीक कर, उसको आपको बताएगा कि इसकी करेक्शन पे, इसकी रिपेयरिंग में क्या चार्जेस बनते। अगर कोई मोटर मैकेनिक है, कोई गाड़ी खराब हो गई है, तो गाड़ी ठीक करने वाला गाड़ी को देखकर, उसका फॉल्ट देखकर फिर बताएगा कि गाड़ी कितने पैसों में ठीक होगी। यानी कि वो पहले से उसकी कोई स्टैंडर्ड प्राइस मेंशन काम की नहीं है, वो काम की नेचर के मुताबिक पैसे चार्ज होंगे। यानी कि जैसा काम वैसे दाम। तो जब भी याद रखें, नॉन स्टैंडर्ड गुड्स हों या नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज हों, तो उस सिचुएशन में हम लोग जॉब बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। जब भी नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज या नॉन स्टैंडर्ड गुड्स हों, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जॉब बैच कॉस्टिंग। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जॉब बैच कॉस्टिंग। याद रहेगा या नहीं? जहां भी नॉन स्टैंडर्ड गुड्स या सर्विसेज है, जहां भी नॉन स्टैंडर्ड गुड्स या सर्विसेज हैं, वहां पे हमने क्या यूज करनी है? जॉब बैच कॉस्टिंग। बस ये याद रख लें। जॉब बैच कॉस्टिंग में क्या है कि हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से क्या है? मुख्तलिफ है। हर ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन दूसरे ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन से मुख्तलिफ है। तो जहां पे हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से मुख्तलिफ हो, वहां पे हम लोग जॉब बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। और जहां पे हम स्टैंडर्ड गुड्स बना रहे हो, वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, जो कि हमारा इससे अगला चैप्टर होगा। जहां पे हम स्टैंडर्ड गुड्स बना रहे हैं, वहां पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करें। तो जॉब बैच कॉस्टिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है और सर्विस सेक्टर में भी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो गुड्स और वो सर्विसेज नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो गुड्स और वो सर्विसेज क्या होनी चाहिए? नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। गॉट इट जी? इस चैप्टर में जो एरियाज हमने कवर करने हैं स्टूडेंट्स, वो ये हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया। जॉब कॉस्टिंग प्रोसीजर्स पे भी हम बात करेंगे। जॉब की कॉस्ट इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग के यूजेस क्या है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन। प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इसके ऊपर बात होगी। बैच कॉस्टिंग क्या होती है, इस पे बात करेंगे। यूज ऑफ बैच कॉस्टिंग के यूजेस क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्क, ये कुछ चंद बातें हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी। नाउ व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? जी, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले जी, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग।
स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग है, ये इसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे कोई यूनिट प्रोड्यूस होता जाता है तो वो अगले अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होता जाता है। इसके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। फिर है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए हम लोग जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। जॉब बैच कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज जॉब? जॉब का मतलब ये है कि आपको कोई टास्क दिया गया कि ये काम करना है आपने, या ये काम आप करें, तो ये एक जॉब है। यानी कि आपको जो एक टास्क दिया गया है कि ये काम आप करें, ये वो काम जो आपने करना है वो क्या है? वो एक जॉब कहलाएगी। वो काम क्या कहलाएगा? एक जॉब कहलाएगा। वो काम क्या कहलाएगा? एक जॉब कहलाएगा। वो काम क्या कहलाएगा? एक जॉब कहलाएगा। आपको एक टास्क दे दिया गया कि ये टास्क है, ये काम है, ये आपने करना है, तो वो जो काम आपने करना है वो एक जॉब है, एक टास्क है जो आपको परफॉर्म करना है। गॉट इट जी? फिर जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग ये है कि हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसको उसको कॉस्ट करके देते हैं। यानी कि कस्टमर जैसी स्पेसिफिकेशंस बता रहा है, हम उसके मुताबिक अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और देन उसको बताते हैं कि तुम्हारा ऑर्डर इतने पैसों में पूरा होगा। यानी कि जैसी कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा उसके मुताबिक हम उसको उसका ऑर्डर पूरा करके उसका जो भी ऑर्डर है उसको कंप्लीट करके देंगे। ये जो प्रोसेस है ये जॉब कॉस्टिंग कहलाता है। जी क्लियर है? जॉब कॉस्टिंग प्रोसीजर्स क्या हैं? यानी कि जॉब कॉस्टिंग में हम काम किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक कस्टमर ऑर्डर लेकर आया, हमने उसके ऑर्डर की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिटेल से सुना और उनको लिस्ट डाउन किया, किसी एक जगह पे लिख लिया। यानी कि रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जी मटेरियल कौन सा यूज करना है, ठीक है, कितनी देर में ये चीज चाहिए, आप इसमें क्या क्या चीज, आपकी डिमांड क्या क्या है, वो सारी चीजें आपने एक डॉक्यूमेंट पे लिखी और डॉक्यूमेंट पे लिख के कस्टमर को रिव्यू करवाएं कि जी यही है, इसके अलावा कुछ और है तो बता दें। कस्टमर ने कहा जी नहीं जी बस डन है, यही है। अब आपने क्या किया? आपने जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन आपको बताई, आप उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसकी कॉस्ट मैयर करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट मैयर करते हैं कि ये जो कस्टमर जो चीज बनवाना चाह रहा है, जो चीज जो काम करवाना चाह रहा है, इस काम को करने पे हमारा खर्चा कितना आएगा, हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप अपनी कॉस्ट मैयर करते हैं। अब जब आपने कॉस्ट एस्टिमेट की तो कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप ऐड कर देते हैं। उससे एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकल आती है और वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो हम कस्टमर को बताते हैं कि जी ये जो आपका ऑर्डर है ये इतने पैसों में पूरा होगा। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है जी डन है, एग्री हो गया, आप जो प्राइस बता रहे हैं मुझे एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, या अगर इसके ऊपर बार्गेनिंग हुई है, निगोशिएशन हुई है, तो निगोशिएशन के बाद आपने डन कर लिया कस्टमर ने आपके साथ और डील डन हो गई, ये ठीक है, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया कि ये स्पेसिफिकेशंस के साथ ये ऑर्डर चाहिए और फला दिन चाहिए, तो ये आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक चीज डन कर ली। अब आप उसके ऊपर क्या करेंगे? उस ऑर्डर पे काम करने की तैयारी करेंगे। यानी कि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जो भी जितनी लेबर चाहिए, जो जो मशीनरी आपको चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें जो है उसको एनालाइज करें। और इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को अपनी प्लान्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करें। हम क्या करेंगे? अपनी एक्चुअल कॉस्ट को अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ, अपनी एक्चुअल सेलिंग प्राइस को अपनी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के साथ, अपने एक्चुअल प्रॉफिट को अपनी एस्टिमेटेड प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमारा एस्टिमेट था कि हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, क्या हमने उतना प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं, हम लोग उतना प्रॉफिट अर्न करने में सक्सेसफुल हुए भी हैं या नहीं। ये एक प्रोसीजर है।
इस तरीके से ये काम होता है जॉब कॉस्टिंग। अब ये जो हमने इसमें फोर्थ पॉइंट में जो बात की कि जी हम कॉस्ट की एस्टिमेशन करेंगे, कॉस्ट की एस्टिमेशन कैसे होगी? हम ये कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, जॉब कॉस्ट कार्ड बनता है। जॉब कॉस्ट कार्ड में ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर लेकर आता है तो उस ऑर्डर की स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करने के बाद हम ये जॉब कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। इस जॉब कॉस्ट कार्ड में क्या होता है कि हम कस्टमर की ऑर्डर पे जो खर्चा आना है उसकी कॉस्ट मेजर करते हैं। लाइक ये जो कस्टमर ऑर्डर लेकर आया है, इसका ऑर्डर पूरा करने पे हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, हमारी डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास निकलेगी प्राइम कॉस्ट। हमारी प्राइम कॉस्ट ये लग जाएगी, सारी डायरेक्ट कॉस्ट का सम, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से लेने हैं? एब्जॉर्ब्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब। एक्चुअल नहीं आ सकते क्योंकि हम तो एस्टिमेट जो दे रहे होंगे, हम जो एस्टिमेट दे रहे होंगे वो तो एडवांस में होगा, हम जो एस्टिमेट दे रहे होंगे वो तो एडवांस में होगा, तो इसलिए एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं हो सकते। ओवरहेड्स कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब। वो हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड किए तो हमारे पास क्या बन गई? प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट में हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। हमने अपनी टोटल कॉस्ट निकाल दी। अब जब टोटल कॉस्ट निकल आएगी, उस टोटल कॉस्ट के अंदर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप ऐड करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकल। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? ये प्रोसीजर है जिस तरीके से कॉस्ट एस्टिमेट होगी किसी भी ऑर्डर की, किसी भी जॉब की। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, मार्कअप और मार्जिन। आप लोगों को मार्कअप और मार्जिन क्लियर है? बेसिकली मार्कअप और मार्जिन क्या है? एक प्रॉफिट की परसेंटेज है। देखो एक बात तो असूल की बात यह है कि सेल्स बराबर होती हैं सेल्स इक्वल होती हैं टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल सेल्स बराबर होती हैं किसके? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, इनके इक्वल होती हैं। सेल्स किसके बराबर होती हैं? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की फर्ज करो कि हमने एक परसेंटेज डिसाइड की हुई है 20%, यानी कि हम हर ऑर्डर पे 20% प्रॉफिट चार्ज करेंगे। अब अगर ये प्रॉफिट 20% चार्ज होता है ऑन कॉस्ट, अगर हम ये 20% ले रहे हैं ऑफ कॉस्ट, अगर हम ये 20% ले रहे हैं किसका? कॉस्ट का, तो देन इट इज मार्कअप। तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट मार्कअप। जैसे मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें कि इस जॉब कॉस्ट कार्ड के मुताबिक हमारी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 10,000 है, यानी कि ये सारा जॉब कॉस्ट कार्ड बनाने के बाद हमारी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है? 10,000 रुपीज। हमारी कॉस्ट क्या बन रही है? 10,000 रुपीज। अब हमने प्रॉफिट मार्कअप रखा हुआ है 20%, किसका? कॉस्ट का, यानी कि जितनी हमारी कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट का 20% हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे। अब अगर हमारी कॉस्ट 10,000 है तो 10,000 का 20% 2,000 हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बन जाएगी कितनी? 12,000। हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी? 12,000, क्योंकि कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करें तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? मार्कअप क्लियर है सबको? अब अगर ये प्रॉफिट की परसेंटेज 20% चार्ज होती है ऑफ से सेलिंग प्राइस, अगर ये प्रॉफिट की परसेंटेज 20% है ऑफ सेलिंग प्राइस,
देन इट इज मार्जिन। तो फिर ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट मार्जिन। यानी कि अगर प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर है तो फिर ये प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। जैसे मार्जिन के केस में क्या है, फर्ज करें कि आपकी टोटल कॉस्ट बनी है 10,000 रुपीज और आप प्रॉफिट चार्ज करेंगे 20% किसका? सेलिंग प्राइस का। अगर प्रॉफिट सेल्स का 20% है तो इसका मतलब फिर आपकी कॉस्ट 80% होगी। इसका मतलब है कि इसमें हमारी सेल्स 100% है, इसमें हमारी सेल्स क्या है? 100% है। जबकि ऊपर वाले सिनेरियो में हमारी कॉस्ट 100% थी, प्रॉफिट 20% था, तो सेल्स हमारी 120%। 120% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% है सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट 20% है किसका? सेलिंग प्राइस का। और कॉस्ट भी सेलिंग प्राइस का 80% है। तो फिर इस सूरत में हमने अगर अपना प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट हम ऐसे निकालेंगे, अपनी कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 80% से, जिसका मतलब ये है 80% से डिवाइड करने का मतलब ये है ₹10,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा डेट विल बी ₹2500। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया 2500। तो हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी? 12,500। हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी? 12,500। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मार्कअप मार्जिन क्लियर है? जल्दी बताइएगा, शाबाश। सभी लोग रिप्लाई करें प्लीज। अब वो कहता है कि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, यानी कि हमें ही कैसे पता चलेगा कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है? बड़ा आसान है। डायरेक्ट मटेरियल हमारी किस जॉब पे कितना लगा, ये हमें मटेरियल एक्विजिशन से पता चलता है। जी वो आपको बताएगा कि ये प्रॉफिट मार्कअप है या मार्जिन है। यानी कि प्रॉफिट की परसेंटेज से आइडिया हो जाएगा ना। अगर वो कहता है जी कंपनी प्रॉफिट चार्ज करती है 20% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब है कि वो मार्कअप है। और अगर वो बता रहा है कि जी कंपनी प्रॉफिट चार्ज करती है 20% ऑफ सेल्स, तो वो मार्जिन है। अब इसमें वो कहता है कि जी अगर हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही किस ऑर्डर पे, तो ये बड़ा सिंपल है। आप सिंपली क्या करें, आप ये देखें कि आपने इस जॉब के लिए कितना मटेरियल इशू करवाया, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल एक्विजिशन से आपको मिल जाएगी। और इनवॉइसेस से आपको उसकी वैल्यू का आइडिया हो जाएगा कि जी किस रेट पर आपने ये मटेरियल इशू किया। तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट का पता चलेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? जो हमने लेबर, जिस रेट पर लेबर को हमने पे किया वो लेबर रेट आएगा। इसके अलावा जो भी हमने जॉब कार्ड फिल किया हुआ है, टाइम शीट फिल की हुई है, लेबर के चैप्टर में हमने पढ़ी थी, उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जी कितनी उसकी आवर्स वर्कड हैं और जो भी उसका जॉब कॉस्ट कार्ड के मुताबिक जितने यूटिलाइज हुए। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ज़ाहिर डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक होता है, तो हर जॉब का अपना अपना होगा। हर जॉब का क्या होगा? अपना अपना डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। किसी जॉब पे हो रहा होगा, किसी जॉब पे नहीं हो रहा होगा।
तो जिस जॉब पे जितना एक्सपेंस हुआ वो एक्सपेंस की इनवॉइस से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ऑर्डर पे कितना आपका जो है वो एक्सपेंस हो रहा है और हमने कितना उसको रिकॉर्ड करना है। डन हो गया जी? एनी कंफ्यूजन? इसी तरीके से जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का हम निकालेंगे OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और हमने ओवरहेड्स कौन से लेने हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के लिए क्या करेंगे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को मल्टीप्लाई कर देंगे OAR से। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इनटू OAR। तो इस तरीके से हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इसमें चार्ज होंगे। फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की भी हमारे पास कोई परसेंटेज गिवन होगी कि हमारे जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो हमारी प्राइम कॉस्ट का जैसे प्राइम कॉस्ट का इतने परसेंट हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, या हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का इतने परसेंट हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। इस तरह कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई होगी। फिर प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप अभी मैंने आपको वर्किंग बता दी। यूजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग के यूजेस क्या हैं? नंबर 1, पहला, इन मेकिंग डिसीजन लो प्राइस एट विच जॉब शुड बी अंडरटेकन, यानी कि कम से कम प्राइस जिसपे हम उस जॉब को पिक कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर को एक प्राइस कोड करने का एक बड़ा बेस्ट वे है। जो जॉब्स आपकी इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट 100% नहीं हुई, उनकी पार्शियल कंप्लीशन कॉस्ट चार्ज करना आसान है। फिर इसमें एक्चुअल बजट का कंपैरिजन भी आप इसमें कर लेते हैं प्राइसिंग के साथ। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि पहले आप अपनी कॉस्ट निकालते हैं, जब कॉस्ट निकल आती है तो उसके अंदर फिर प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप ऐड करके आप एक सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं। वो इस पेज पे वही बातें थी जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने जरा क्विकली उसको गुजार दिया जी। इसमें एग्जांपल में कह रहे हैं कि जॉब कॉस्ट फॉर जॉब ABC आर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 250 रुपीज है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200 रुपीज है। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो लेबर कॉस्ट का 75% है। 75% किसका है? 75% ऑफ लेबर कॉस्ट, और ये हमारी लेबर कॉस्ट है। और जो हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो 20% है। किसका? प्रोडक्शन कॉस्ट का। अभी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। और जो प्रॉफिट है वो 20% है सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट मार्जिन का सिनेरियो है। शाबाश तारिक साहब, ये प्रॉफिट मार्जिन का सिनेरियो है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब ABC। कहता है कि जॉब ABC की सेलिंग प्राइस क्या होगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। स्लाइड चेंज कर दूंगा मैं। लें जी, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारा लग रहा है 250 का। 250 रुपीज का हमारा डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, वो हमने यहाँ लिख दिया जॉब कॉस्ट कार्ड के अंदर। डायरेक्ट लेबर हमारी लग रही है 200 की। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा इसमें कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है 450। हमारी प्राइम कॉस्ट क्या बन जाती है? 450। अब इसके अंदर हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। उसने कहा था जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 75% ऑफ
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ₹200, उसका 75%। जी 150। तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है 600। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो कह रहा था जी 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो बन रही है यहाँ पे वो 600 है। तो 600 का 120% इज 20% इज 120। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी कितनी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी $720, ₹720। अब ये प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% है तो इसका मतलब कॉस्ट हमारी फिर 80% है। इसको 80 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 20% हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा? 180। 180 का हमने प्रॉफिट निकाला और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी निकल आई है? 900। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? जी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। एनीवन? आपकी आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 है। आपके नोट्स में एग्जांपल नंबर 1 है। दैट इज योर होमवर्क। नोट्स में एग्जांपल 1 इज योर होमवर्क। अच्छा अब मैं कह रहा हूं बैच कॉस्टिंग। अच्छा बैच कॉस्टिंग में स्टूडेंट्स, बैच कॉस्टिंग में भी प्रोसीजर वही है जो जॉब कॉस्टिंग वाला है। प्रोसीजर इज टोटली सेम, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि जॉब कॉस्टिंग में सिंगल यूनिट ऑर्डर होता है, बैच कॉस्टिंग में एक से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जॉब कॉस्टिंग में सिंगल यूनिट ऑर्डर होता है, जबकि बैच कॉस्टिंग में एक से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर आपने किया हुआ होता है। और बनेगा इसमें भी उसी तरह, जॉब कॉस्ट कार्ड बनेगा, हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे, फिर उस टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम इसमें अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? हम टोटल कॉस्ट जो पूरे बैच की निकली है उसको डिवाइड कर देते हैं जितने यूनिट्स हमने उस बैच में प्रोड्यूस किए हैं, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल आती है। एक क्वेश्चन करते हैं, सेम यूजेस हैं, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई साइंस नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मैं क्वेश्चन करवा दूं बैच कॉस्टिंग का भी। ये देखिएगा जी, एक एग्जांपल है। जी इस एग्जांपल में इसने हमें डाटा दिया हुआ है और ये कह रहा है कि जी आपके ओवरहेड्स वगैरह के हवाले से इसको एक दफा आप लोग भी रीड आउट कर लें।
इसको एक दफा रीड आउट कीजिएगा सब लोग प्लीज। ये एग्जांपल बैच कॉस्टिंग। ND Limited manufactures model ships to order and has the following budgeted overheads for the year based on normal activity level. डिपार्टमेंट वेल्डिंग डिपार्टमेंट है, उसके बजटेड ओवरहेड्स हैं, आगे बजटेड एक्टिविटी लेवल है। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं और आगे उसका एक्टिविटी लेवल है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने निकालने इनके OARs। हम OARs निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके 15,000 आवर्स से। तो इसका OAR बन जाएगा ₹3 पर लेबर आवर। इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे 1000 लेबर आवर से, इसका रेट बनेगा 6.5 पर लेबर आवर। ये हमने इनका OAR निकाल लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आर 15% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। एन ओल्ड ऑर्डर ऑफ फॉर 120 मॉडल शिप्स मेड एज बैच ए incurred the following cost: direct material cost 8500 rupees, लेबर वेल्डिंग ने जो की है वो 140 आवर्स काम किया, 8 उसका रेट है 8 पर आवर, और असेंबली ने 200 आवर्स काम किया, उसका रेट 12 पर आवर है। ₹3,000 was paid for the hire of special X-ray equipment for testing the welds, including calculate the cost per unit for batch A। अब हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तवज्जो दीजिएगा। क्वेश्चन की बेशक एक पिक्चर ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लें जरा क्विकली, ताकि मैं आगे मूव करूं उसका सॉल्यूशन। इसको इसी तरह से हम जॉब कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 8500 का लग रहा है, ये उसने हमें बताया कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8500 लग रही है। तो मैंने यहाँ पे 8500 एज इट इज लिख दिया। डायरेक्ट लेबर, वेल्डिंग डिपार्टमेंट में 140 आवर्स काम हुआ इनटू पर आवर रेट 8 है। 140 इंटू 8, थैंक यू आसान, 1120 जी, ठीक है। और असेंबली में काम हुआ है 200 आवर्स इंटू ₹12 जी, कितना 2400। अब डायरेक्ट एक्सपेंस हमारी वो एक्सरे मशीन है जो हमने हायर की है वेल्ड्स को चेक करने के लिए। अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है जी, प्राइम कॉस्ट बताइएगा।
जी हमारी प्राइम कॉस्ट बन रही है 15,020। शाबाश तारिक साहब। अब इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेल्डिंग का OAR है हमारे पास 3 पर आवर, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, और जबकि वेल्डिंग में काम हुआ है 140 घंटे, 140 आवर्स काम हुआ और रेट क्या है 3 पर आवर। तो वैल्यू कितनी हो गई जी 420, और असम्बली में 200 आवर्स काम हुआ और इसका OAR है 6.5 पर आवर, तो वैल्यू हो गई 1300। हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या निकल आई प्रोडक्शन कॉस्ट। कितनी बन रही है जी प्रोडक्शन कॉस्ट? नहीं, ऊपर 1520 को भी ऐड करना है तारिक साहब, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ₹16,740, 16,740। अब जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा है वो उसने कहा था कि जी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है 15% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये वो आई है 16,740, उनका 15% हम अपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज करेंगे। कितने बनते हैं जी? $2511। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आई कितनी 19,251। अब हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 19,251 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स बनाए हैं जी उसने? उसने 120 मॉडल शिप्स बनाए हैं, तो डिवाइड बाय 120 शिप्स, कितनी वैल्यू हो गई जी 160.425 पर यूनिट। जी किसी को कोई इशू इसमें? यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो बता दें। चलें, ओके हो गया, ठीक हो गया। एक सेकंड जरा ठहरिएगा, लेट मी सी मैं आपको कोई और एग्जांपल भी दे सकता हूं या नहीं। आपके नोट्स में एक एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल 2 मैंने करवा दी है। हाँ फिलहाल एग्जांपल 1 ही है जी जो आपने करके आनी है। तो आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यूज, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यूज, और इस चैप्टर की नोट्स में जो एग्जांपल नंबर 1 है ये आपका होमवर्क है। मंडे को मैक्स हम लोग उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक काम और आप लोगों ने करना है, इस चैप्टर के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आने हैं। इस चैप्टर के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या याद करेंगे आप लोग?
ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट है, यानी कि आप इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं, शायद कोई एक या दो एमसीक्यूज होंगे जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी ये सारे आपने एमसीक्यूज करके आने। तो मंडे को ही हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। किसी का कोई सवाल, कोई इशू? ओके जी, कल मुलाकात होती है फिर आपसे मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।